गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, कॉमर्स निर्माण बैच जो अपना चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे आपको ये 5 बजे इसकी क्लास मिलती है। लास्ट वीक में कुछ कारणों से आपको इसकी क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन इस वीक से आपकी निर्माण बैच की जो क्लासेज है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 11th का अकाउंटेंसी का हमारा ये बैच है, जिसके अंदर 11th का स्पेशली अपन अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं। और इसके लिए हम डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है अपनी लेक्चर नंबर 8 है, और इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से है, जिसमें आज हम मीनिंग ऑफ एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, अकाउंट, कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी का क्लास 12th का बैच चल रहा है, जो 3 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको इसकी क्लास मिलती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने भैया दीदी को ये क्लास शेयर कर सकते हैं, ताकि वो क्लास 12th का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के अंदर कवर कर सकते हैं। और सीबीएसई वालों बैच के लिए, सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के, उनके लिए हमने ये बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च कर रखा है, तो वो भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आधारभूत लेखांकन शब्दावली के नाम से। आप जानते हैं कि हमारा जो मैटर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और लेक्चर नंबर 8 में आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंटिटी के बारे में देखेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इसके मेन फीचर्स देखेंगे, इवेंट की बात करेंगे, अकाउंट की बात करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि देर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, लेखांकन की कुछ ऐसी अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो बिजनेस वर्ल्ड में रेगुलरली डे बाय डे यूज की जाती है। Before recording the transactions in the books, it is essential to understand these terms, as these terms have their specific meaning। ठीक है, देखो, अपने को क्या करना है कि अकाउंटिंग करने से पहले इन टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। बेसिक टर्म्स जो होती है उनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे इकोनॉमिक एंटिटी की। तो इकोनॉमिक एंटिटी दो तरह की होती है। इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब होता है फाउंडेशनल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि बिजनेस। बिजनेस की बात करते हैं तो जो बिजनेस होता है वो हमारा इकोनॉमिक एंटिटी कहलाता है। इकोनॉमिक एंटिटी दो तरह का होता है, एक होता है बिजनेस एंटिटी और एक होता है नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है, उसका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए जो एंटिटी एस्टेब्लिश्ड होती है उसे हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है वो एक्टिविटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना होता है। ठीक है, इलेस्ट्रेशन ग्लोबल मार्केट में जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हैं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, और इधर से हमारे पास में जो है विप्रो कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी बिजनेस एंटिटी है, जिनका मेन जो यूनिट पर्पज है वो इनकम अर्न करना होता है। बिजनेस के इनकम अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसके बाद में नॉन बिजनेस एंटिटी की अगर अपन बात करें, तो नॉन बिजनेस एंटिटी वो एंटिटी होती है जो सोशल सर्विसेज के लिए एस्टेब्लिश होती है, जिनका मिशन जो होता है वो प्रॉफिट करना नहीं होता है। कम्युनिटी सर्विसेज के लिए होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके क्लब हो जाते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी हो जाती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, और कल्चरल सोसाइटीज हो जाती है। तो ये सब जो होती है ये नॉन बिजनेस एंटिटी होती है। अब अपन इनको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देख लेते हैं। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। यानी कि एंटिटी जो होती है वो एक इकोनॉमिक यूनिट होती है, आर्थिक इकाई होती है, जो बिजनेस इकाई भी हो सकती है और नॉन बिजनेस यूनिट भी हो सकती है। अब बिजनेस यूनिट क्या होती है? अब बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विस। तो देखो, सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए जो एंटिटी हमने एस्टेब्लिश की है, जो प्रॉफिट अर्न करने का काम करती है।
इनकम अर्न करने का काम करती है, और इनकम अर्न करने के लिए क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है या गुड्स सेल करती है। ठीक है। और नॉन बिजनेस एंटिटी वो होती है, अ नॉन बिजनेस एंटिटी मींस एन एंटिटी विच इज फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी। यानी कि जो भी कोई क्लब होता है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, या कोई हॉस्पिटल होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं या जो सोसाइटी होती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जो एंटिटी एस्टेब्लिश्ड होती है उसे हम नॉन बिजनेस एंटिटी कहते हैं। तो जो बच्चों, जो नॉन बिजनेस एंटिटी होती है, उसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज देना होता है अपने मेंबर्स को, और सोसाइटी को सर्विसेज देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश्ड होते हैं। ऐसे एंटिटीज में सच एंटिटीज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम लाभ रहित संगठन यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइक क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, या किसी तरह का कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, कल्चरल सोसाइटीज हो गई। तो ये सब जो होते हैं, इनका मेन मकसद सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। फिर अपन बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, तो देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एंटिटी आती है, कैन एंटिटीज आती है, इम्पैक्ट असेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है असेट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, कैपिटल के ऊपर। की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी ट्रांजेक्शन। ठीक है। और डुअल एस्पेक्ट्स इसके अंदर होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, एवरी ट्रांजेक्शन इक्वल अमाउंट से जो है डेबिट क्रेडिट किया जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और भी अपन डिटेल में इसको अपन देखेंगे। ठीक है। नॉन जो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को अपन रिकॉर्ड नहीं करते, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो मनी मेजरमेंट नहीं होता उनका, ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सोशल एक्टिविटीज हो गई, अनमेजरेबल इवेंट्स हो गए, मैनेजर रिटायरमेंट हो गया, या गिफ्ट्स फॉर फ्रेंड्स हो गया, ये ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करते। और जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश एंड क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कस्टमर्स बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, ये ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन की। अ ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जो चेंज कर दे, वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उसका चेंज होता है, उसका इफेक्ट होता है हमारी असेट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाता है। अगर हम कोई असेट सेल करते हैं तो आपकी असेट्स डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसका जो भी इफेक्ट होता है वो हमारी असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल पे होता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अपन बात करें, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजेक्शन्स की क्या होती है, तो इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर और गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड फॉर मनी कंसिडरेशन। मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि हम पैसों के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर करते हैं। यानी कि जो गुड्स हमारे पास होते हैं वो गुड्स हम कस्टमर को सेल कर देते हैं और उससे मनी रिसीव करते हैं। तो पैसों के बदले में हम गुड्स को देते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। और हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो यहाँ पर पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, और जो दोनों इक्वल अमाउंट से किए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन के बदले में मुद्रा रिसीव हो रही है, यानी पैसा रिसीव हो रहा है। when goods are purchased or sold for cash or on credit, or when salaries are paid to employees, or when interest is paid on money borrowed from the bank, a business transaction takes place। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं, कैश खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं या सेल करते हैं, या एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं, या बैंक से कोई लोन लिया हुआ है उसका अगर हम रेंट अगर पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं, तो ये सब जो होते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में माने जाते हैं। इसके बाद में बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन। यानी जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए एक्स एक परचेज करता है गिफ्ट अपने फ्रेंड के लिए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन, इट इज सोशल इंगेजमेंट। तो सोशल इंगेजमेंट के थ्रू अगर आप कोई भी गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवाते हो
तो वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। Business transactions may be classified into two types, external or internal. External transactions are those which involve economic activities between two independent business entities, such as purchase or goods of sale. ठीक है, जब भी हम कोई गुड्स और को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये आउटसाइड द बिजनेस होती है, इसलिए हम इनको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। Internal transactions are those economic activities that take place entirely within one business entity. सभी एक ही बिजनेस एंटिटी के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना फिक्स असेट्स के ऊपर, फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, इंटरनल ट्रांजेक्शन्स है। इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। मतलब इससे हमारे बिजनेस की क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। एवरी ट्रांजेक्शन में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, उससे हमारी असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल चेंज होती है। द चेंजेज मस्ट बी कैपेबल फॉर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो भी चेंज होता है उस चेंज को हम मनी के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे आर ट्रांजेक्शंस बिकॉज द लॉसेस कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी लॉस होता है, जैसे लॉस जो है गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पेमेंट, यानी कि कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, उसके कारण जो भी लॉस हुआ है, इन सारे लॉसेस को हम किस में करते हैं, मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। However, when an efficient manager retires from the firm, the loss to the business may be quite large. ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई बिजनेस का एफिशिएंट मैनेजर अगर फर्म से रिटायर होता है, तो वो जो है तो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बट इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट नहीं होता है। इट विल नॉट बी अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट जो होते हैं वो स्पेशल इम्पैक्ट होता है, इसका फाइनल आउटकम होता है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन का परिणाम क्या हुआ है, लेन देन का जो परिणाम होता है, वो जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ही हमारा इवेंट कहलाता है। देखिए, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी इवेंट जो होता है वो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है, घटना किसी भी लेन देन का परिणाम या नतीजा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इवेंट को और ट्रांजेक्शन को अच्छे से क्लियर करते हैं। एक ऑनर है सचिन, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपीज की कैपिटल से, और उसने गुड्स परचेज किया 6 लाख रुपीज का फॉर कैश में, और 2/3 गुड्स जो है वो 520 में उसने सेल कर दिया। 40,000 रुपये का गोडाउन रेंट भी उसने पे किया है। तो अपने को इसमें ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों बता। तो ट्रांजेक्शन्स बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है वो हमारा क्या होगा, ट्रांजेक्शन। गुड्स जो परचेज किए हैं वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ये जो स्टोरी आपको दे रखी है यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, इसी से अपने को ट्रांजेक्शन और इवेंट फाइंड आउट करने हैं। तो आपका पहला जो ट्रांजेक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज इन द बिजनेस होगा, परचेज ऑफ गुड्स होगा, और मेकिंग द सेल्स। सेल्स जो हमने 5,20,000 की है वो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट जो पे किया है वो भी हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। अब अपन बात करें वन बाय वन करके इवेंट की, तो देखो इवेंट में जो ट्रांजेक्शन हमने की है उससे हमारे को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हमने किए, बिजनेस स्टार्ट किया, गुड्स खरीदा, गुड्स सेल किया, ये सारे ट्रांजेक्शन हुए, उन सारे ट्रांजेक्शन के परिणाम क्या हुए, उनके रिजल्ट्स क्या हुए, वो रिजल्ट्स ही हमारे क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 5,20,000 का हमने गुड्स सेल किया और टोटल गुड्स खरीदा था 6 लाख का, तो 6 लाख का अपने 2/3 गुड्स जो है सेल कर दिया है, तो 6 लाख का 2/3 गुड्स होता है 4 लाख रुपीज का, और गोडाउन रेंट 40,000 का पे किया था, यानी ये हमारा एक्सपेंसेज हो गया। देखो ये तो हमारी रेवेन्यू हो गई, ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंसेज हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 80,000 का होगा, क्योंकि 5,20,000 के गुड्स को सेल करने के लिए 4,40,000 का आपका एक्सपेंसेज हुआ है, तो 80,000 का प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा। और दूसरा इवेंट हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो आपने टोटल जो गुड्स खरीदा था 6 लाख रुपए का खरीदा था, उसका आपने 2/3 तो सेल कर दिया, यानी 4 लाख का गुड्स तो आपने सेल कर दिए,
तो रिमेनिंग गुड्स कितना बचा हुआ है, 1/3, और 1/3 कितना है, 1/3 ऑफ 6 लाख। 6 लाख का 1/3 यानी कि 2 लाख रुपए का हमारा गुड्स बचा हुआ है, उसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कहेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ऐसी इन्वेंट्री जो आफ्टर ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ ईयर, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ है। इसके बाद में कैश बैलेंस हमारे पास जो है 8,80,000 का है। कैश बैलेंस कैसे होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास में 10 लाख रुपए का गुड्स कैपिटल अपने कंट्रीब्यूट किया था, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया था तो 10 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई थी, और कैश सेल्स हुई थी हमारी 5,20,000 रुपये। तो टोटल कैश हो गया हमारा 15,20,000। इसमें से हम 6,40,000 का कैश बिजनेस से बाहर जा चुका है। 6 लाख का तो हमने गुड्स कैश परचेज किया था, और 40,000 का हमने रेंट पे किया था। तो हमारे पास जो कैश बैलेंस बचा हुआ है वो 8,80,000 का बचा हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल की अगर अपन बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी 10,80,000 रुपये की हो जाएगी। देखो इनिशियल कैपिटल हमारे पास में स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए की थी, 80,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी, 10,80,000 रुपये की। इसके बाद में बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अकाउंट के बारे में। ठीक है, अकाउंट के बारे में अपन बात करते हैं, ये हमारा चौथा टॉपिक है, अकाउंट। देखो अकाउंट जो होता है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिखा जाता है, और एक ही जगह उन सबको प्लस माइनस किया जाता है। और जो अकाउंट होता है बच्चों वो इस शेप में होता है, इस तरफ डेबिट होता है और इस तरफ क्रेडिट होता है, तो इसे हम टी शेप अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और टू साइड्स होती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। कैटेगरीज अगर अपन बात करें तो पर्सन के अकाउंट हो सकते हैं, असेट्स के हो सकते हैं, लाइबिलिटीज के हो सकते हैं, एक्सपेंसेज के हो सकते हैं, और इनकम के हो सकते हैं। तो इन सबके अकाउंट्स यहाँ पर अलग अलग बनाए जाते हैं। अब अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देखें। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स ऑफ लाइक नेचर, एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनको ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्टेड किया जाता है एक जगह पर। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाया जाता है। सच प्लेस इज कस्टमरली टर्म्ड एज एन अकाउंट, उस प्लेस को जहां पर हम सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखेंगे और एक जगह उनको प्लस करेंगे, एक जगह उनको माइनस करेंगे, वो जो प्लेस होगा वो अकाउंट कहलाएगा। Prior to understanding the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning of the form of account. तो मीनिंग और उसका फॉर्म समझना जरूरी है। देखो एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक अकाउंट जो होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमारे पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर वस्तु से रिलेटेड होते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल्स असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। यानी कि जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, असेट से रिलेटेड होते हैं, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज टर्म्ड एज एन अकाउंट, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सच अकाउंट, सच एज द, इनको अगर अपन बात करें ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं सच प्लेसेस, तो अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ मशीन, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट, इस तरह से वो सारे प्लेसेस हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इन विद द मोहन, यानी कि जैसे मोहन अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन्स अगर रिकॉर्ड हुए तो वो एक ही जगह पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इन द अकाउंट ऑफ मोहन सिमिलरली ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू राम विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ राम, यानी कि राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स राम अकाउंट में लिखेंगे और मोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स अपन मोहन अकाउंट में लिखेंगे। अब अकाउंट की यहाँ पे डेफिनेशन दी है कार्टर के थ्रू। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन द समराइज्ड फॉर्म, यानी कि अकाउंट जो होता है वो एक लेजर फॉर्मेट में एक समरी होती है ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या एक किसी वस्तु से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं उन सबको एक जगह पे लिखा जाता है, तो ये लेजर फॉर्मेट कहलाता है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, यानी कि हर अकाउंट को अपन दो साइड्स में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्ररली ट्रेडिशनली डेबिट साइड, और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। इन द एब्रिवेटेड फॉर्म डेबिट इज रिटर्न एज द डी आर, यानी कि डेबिट को हम डी आर के रूप में लिखते हैं और क्रेडिट को सी आर के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
द ट्रांजेक्शंस ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट एंटाइटल्ड कैश अकाउंट। मान लीजिए एक अकाउंट अपन बनाते हैं जिसके अंदर कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो कैश का अकाउंट इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरफ हम कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, और इधर हम जो है, इधर इस साइड में अपन डेबिट के ट्रांजेक्शन को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है हम, ये आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में डेबिट वाले ट्रांजेक्शन आएंगे और इधर क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन आएंगे। ये जो अकाउंट होता है एक तरह से टी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो द अबव का अकाउंट रिजेंबल इंग्लिश कैपिटल लेटर टी, एज सच इट इज ऑफन एट टी शेप अकाउंट, इसीलिए हम इनको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बिजनेस कैपिटल की। कैपिटल जो होती है वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में अमाउंट के रूप में, कैश के रूप में, गुड्स के रूप में या असेट्स के रूप में बिजनेस में लगाया है। और लगाने का पर्पज क्या है? बिजनेस को रन करने के लिए। परचेज, इससे हम गुड्स परचेज करेंगे, इससे हम असेट्स परचेज करेंगे बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये बिजनेस की हमारी कैपिटल है। कैपिटल का कैलकुलेशन अपन करते हैं असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करके। टोटल असेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो हमारी जो है कैपिटल आ जाती है। और कैपिटल जो होती है वो लोन्स, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल लाइबिलिटी इसके अंदर आती है, ठीक है। और लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रोपराइटर, प्रोपराइटर की लाइबिलिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस से, यानी कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के ओनर की अलग एंटिटी के रूप में अलग लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस को जो है ओनर ने बिजनेस करने के लिए दिया है। It refers to the amount invested by the proprietor in a business enterprise. Amount may be in form of cash, यानी कि जो अमाउंट बिजनेस के ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लगाया है वो कैपिटल कहलाती है। और वो जो कैपिटल होती है वो कैश के रूप में हो सकती है, गुड्स के रूप में हो सकती है, असेट्स के रूप में हो सकती है। और एक तरह से ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ओनर के रूप में। प्रोपराइटर के लिए बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। दिस इज टू सो मच दैट द प्रोपराइटर इज सेपरेट and distinct from the business. Capital is the amount with the help of which goods and services, goods and assets are purchased in the business. यानी कि जो बिजनेस जो होता है वो ओनर से सेपरेट होता है। अपन जानते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों पर्सन अलग अलग होते हैं, इसलिए बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो बिजनेस का एक तरह से क्रेडिटर होता है। बिजनेस का क्या होता है? क्रेडिटर होता है, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो उसको वापस मिले। और इस पैसे की सहायता से हम क्या करते हैं? बिजनेस में गुड्स खरीदते हैं और असेट्स खरीदते हैं। एज सच, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऑल करंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स आर एडेड अप, यानी कि सारी टोटल असेट्स अपन लेते हैं, उसमें से आउटसाइड यानी कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है उनको माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल आ जाती है। और हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो आपकी ये होती है। इसी से आप कैपिटल निकालने के लिए असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं। एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए कि हमारी जो असेट्स है वो कैश एट बैंक 2 लाख रुपीज का है, मशीनरी आपकी 5 लाख की है, स्टॉक आपका 20 लाख का है, डेटर्स आपको 4 लाख का है। तो ये सब क्या हो गई आपकी? ये सब आपकी असेट्स हो गई। और क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं तो ये आपकी क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। तो आपको कैपिटल निकालनी, तो कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? असेट्स आपकी जितनी भी दे रखी है इन सारी असेट्स का अपन टोटल कर लेंगे और क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे तो 28 लाख हमारी क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। और कैपिटल को हम जो है बिजनेस की ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं या नेट असेट्स भी बोलते हैं। लास्ट टॉपिक आता है बच्चों अपना आज की क्लास का, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है अ विड्रॉल ऑफ द असेट्स फ्रॉम अ बिजनेस एंटिटी फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए जो पैसा या गुड्स ओनर ने बिजनेस से निकाला है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। कैश भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ गुड्स हो सकती है, प्राइवेट पेमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी पेमेंट्स वगैरह किए जाते हैं तो वो हमारे ड्राइंग्स कहलाते हैं। और जो भी ड्राइंग्स बिजनेस में किया जाता है वो बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस का डेटर होता है, ठीक है। यानी कि जो ओनर होता है वो बिजनेस का क्रेडिटर और डेटर दोनों ही होता है। ऐसी कंडीशन में ड्राइंग्स को हम जो है बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फंड्स और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के ओनर ने
बिजनेस फंड में से जो पैसा निकाला है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अगर अपन देखें, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉल बाय द ओनर फॉर बिजनेस पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड। यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए नहीं निकालकर पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी पैसा निकाला जाता है तो वो जो है हमारा ड्राइंग्स कहलाता है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे। बाकी का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और आपको नोट्स जो है अच्छे से कंप्लीट अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा है और अपन 2 या 3 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि इस मंथ में आपके जो है थ्योरी वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे अपन कंप्लीट कर लें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।